कि इसमें विक्टिम जो थे वो खुद कमल विक्रम पाठक जी थे और इस एफआईआर को लिखने वाले या एफआईआर राइटर जिसे कहते हैं कायमी करता हम लोग कहते हैं लीगल भाषा में, वो खुद कमल विक्रम पाठक। मुझे ये समझ में आप अगर एफआईआर पढ़ेंगे, एफआईआर की घटना को पढ़ेंगे, टाइम के गैप को पढ़ेंगे, इन सब चीजों को देखेंगे तो इनसे ये चीज स्पष्ट होती है कि ये एफआईआर कहीं ना कहीं कुछ चीज को कवर अप करने के लिए बनाई गई है। इसीलिए इसको मैं बोलता हूँ कि ये मिथ्या एफआईआर थी एक तरह से। एसडीओपी और आईओ की अनुशंसा लगी, उस अनुशंसा के बेसिस पे एसपी साहब को पूरी फाइल फॉरवर्ड की गई। अब एसपी साहब की जिम्मेदारी क्या बनती थी यहाँ पे? एसपी साहब की जिम्मेदारी ये बनती थी यहाँ पे कि उन्हें ये पूरी फाइल को पढ़ना था। पूरी फाइल को पढ़ने के बाद उन्हें इसमें से ये निकालना था कि अब SC/ST एक्ट बनता है कि नहीं बनता है। पर हमारे केस में उन्होंने निकाला कि हाँ बनता है। तो अब आप देखिए, लेकिन कोर्ट अगर बताया जाए तो कोर्ट के हिसाब से नहीं बनता। कोर्ट के हिसाब से क्या कानूनी रूप से बनता ही नहीं। कोर्ट तो कानूनी रूप से काम कर रही है। तरीके से SC/ST का मामला बना जी, कोर्ट को चैलेंज भी नहीं किया गया। तो जिनके द्वारा ये किया गया उन पर कार्रवाई किस तरीके से हो? उन पे कार्रवाई होने का दो तरीके हैं अभी फिलहाल में। एक तो जो पैसे गए हैं उसकी रिकवरी करनी चाहिए, उसमें कलेक्टर महोदय करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली पैसे जो रिलीज होते हैं वो कलेक्टर महोदय के माध्यम से होते हैं, तो कलेक्टर महोदय को रिकवरी करनी पड़ेगी। और इन लोगों के ऊपर जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे, इन लोगों के ऊपर इनके वरिष्ठ अधिकारी IG DGP इन लोगों को प्रकरण बनाकर कार्रवाई करनी चाहिए कि इस प्रकार की गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिए। इतने सीनियर अधिकारी, एक IPS लेवल अधिकारी, एक DSP लेवल अधिकारी, एक गेजेटेड ऑफिसर, ये सब लोगों के पास से वो फाइल पास हुई, पर किसी ने भी इतना ध्यान नहीं दिया कि ये देखा जाए कि SC/ST एक्ट का तो मामला ही नहीं बनता। ऐसे कई केसेस हैं, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिनमें SP या DSP लेवल के अधिकारी ये चेक कर लेते हैं FIR या चार्जशीट फाइनल करने से पहले कि SC/ST एक्ट का मामला बनता भी है कि नहीं बनता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया और मैं हूं आपके साथ उदेश। जिस तरीके से मैं एक एपिसोड आप तक पहुंचाता हूं और उनमें कुछ ना कुछ विशेष दिखाता हूं, इस एपिसोड में भी एक विशेष चीज आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मामला है SC/ST एक्ट से जुड़ा हुआ। किस तरीके से पुलिस और अधिकारियों की मिलीभगत से पुलिस सरकार की जो राशि है उसका आहरण कर लेती है और किस तरीके से इस पूरे मामले का हमारे जो हाई कोर्ट के वकील हैं अविरल जैन जी, उन्होंने इस पूरे मामले को एक्सपोज किया है। किस तरीके से मामले में धाराएं बढ़ाई गई थी और किस तरीके से राशि का आहरण किया गया था। मौजूद है हमारे साथ चर्चा करने के लिए JP एसोसिएट के पार्टनर हाई कोर्ट वकील अविरल जैन जी। अविरल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अविरल जी, एक मामला था, एक महिला के साथ मारपीट होती है, उसके घर पुलिस जाती है और जब पीड़िता महिला शिकायत करती है तब उसके ऊपर ही मामला दर्ज किया जाता है और SC/ST का प्रकरण बना दिया जाता है। क्या पूरा मामला था और किस तरीके से आप इसको एक्सपोज करेंगे? देखिए, एक्सपोज वाली कोई बात नहीं है इसमें। मामला जो इस प्रकार था, आपकी जो शायद चैनल है अपडेट इंडिया, उसमें भी इस प्रकरण को दिखाया गया था जिस वक्त का ये मामला था। आज से लगभग करीबन 1 साल पहले का ये मामला था। दिनांक 31/7/2024 को ये मामला पंजीबद्ध किया गया था थाना कोतवाली टीकमगढ़ के अंदर। थाना कोतवाली टीकमगढ़ में जो उस वक्त के तत्कालीन पदस्थ उप निरीक्षक थे श्री कमल विक्रम पाठक जी, उनके द्वारा वो उसमें विक्टिम थे, उनके द्वारा ही उसी दिनांक को एक FIR लॉन्च की गई थी। इस पूरी FIR में जो ज्यादा ही स्पेसिफिक बात थी, एक पेक्युलर बात थी, वो ये थी कि इसमें विक्टिम जो थे वो खुद कमल विक्रम पाठक जी थे और इस FIR को लिखने वाले या FIR राइटर जिसे कहते हैं कायमी करता हम लोग कहते हैं लीगल भाषा में, वो खुद कमल विक्रम पाठक जी थे। एक सवाल तो यही है, मेरा यही रहेगा कि जिस तरीके से उसमें वो शिकायतकर्ता भी बनते हैं और जांच अधिकारी भी वही नियुक्त होते हैं। नहीं, जांच अधिकारी वो नियुक्त नहीं थे, कायमी करता मतलब FIR राइटर वह होते और वही पीड़ित थे। तो क्या ऐसा होता है जो पीड़ित है वही? ये रेयर है, मैं मानता हूँ ये रेयर है, पर कानून में इसकी गुंजाइश है। कानून में इसकी गुंजाइश है, पर ये रेयर होता है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि FIR राइटर ही कंप्लेनेंट बन जाए जी। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो जो प्राकृतिक न्याय जिसे हम कहते हैं, नेचुरल जस्टिस जिसे कहते हैं, उसके तो विपरीत जाता है ये। क्योंकि आप खुद ही FIR लिखने वाले हैं और आप खुद ही कंप्लेनेंट हैं, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी FIR लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी मर्जी है अब तो। बिल्कुल। तो ये होने की, इसीलिए ये देखा जाए तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के हिसाब से सही नहीं है, पर भारतीय कानूनों के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा बहुत इसमें रेयर है, पर होता है, हो सकता है ये। जी, आप अपनी बात पर। जी, मैं ये बता रहा था कि हाँ, ये FIR इसलिए पेक्युलर थी कि इसमें ये थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसमें 2 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से एक महिला थी और एक माइनर था, मतलब एक माइनर बच्चा था। ये 2 लोग आरोपी थे और इसमें जो पूरा FIR कंटेंट था, इसमें BNS की कई धाराएं लगाई गई थी जो सामान्य धाराएं थी, मतलब 132, 121 और 296 और 3/5 ये वाली जो धाराएं थी ये लगाई गई थी। पर इसके साथ साथ पेक्युलरिटी ये थी इसमें कि इसमें हरिजन एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी गई थी। हरिजन एक्ट की जो धाराएं थी 3, 1,
दा धा और 2VA, ये वाली धाराएं जोड़ी गई थी इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और इसमें एफआईआर की जो कंटेंट थे, एफआईआर कंटेंट के हिसाब से इसमें अगर शॉर्ट में बताऊं तो एफआईआर कंटेंट ये बोलता था कि जो विक्टिम है या जो फरियादी हैं कमल विक्रम पाठक जी, ये न्यायालय के कब्जा वारंट की तामीली के लिए स्पॉट पर जाते हैं। उनके साथ 2 एएसआई लेवल के अधिकारी और जाते हैं और 2 कांस्टेबल, मतलब टोटल 5 पुलिस वाले ऑन स्पॉट जाते हैं और जो कब्जा वारंट की तामीली होती है उसको करवाते हैं। ये पूरी हो जाती है, पर कब्जा वारंट की तामीली होते होते अनावेदक पक्ष या जो आरोपी बनाए गए हैं ये लोग आते हैं और ये इन लोगों के साथ कुछ बातचीत होती है, कुछ गाली गलौज वाले, इसमें जो लिखा हुआ है एफआईआर में कुछ गाली गलौज होती है। और गाली गलौज के बाद कमल पाठक जी को ये लगता है कि ये मामला नहीं समझ सकता, तो वो कोतवाली से अतिरिक्त पुलिस बल मंगाते हैं और अतिरिक्त पुलिस बल मंगाते हुए 2 लोगों को और बुलाया जाता है। तो अब इसमें 2 जो लोग आते हैं, जो 2 और अनकांस्टेबल आते हैं, तो उसमें एक महिला कांस्टेबल आती है और एक पुलिस कांस्टेबल आते हैं। जो महिला कांस्टेबल आती हैं उनका नाम श्रीमती सुधा चौधरी है और एक और पुलिस कांस्टेबल आते हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ इसमें अभी तक, ये क्योंकि जो मेन थे उनका नाम मुझे याद है अभी, और वो आती हैं। और उसके बाद उसमें और एफआईआर कंटेंट में ये लिखा हुआ है कि फिर वो लोग भी समझाइश देती हैं, मतलब जो अनावेदक पक्ष है, आरोपी पक्ष है उनको, लेकिन आरोपी पक्ष नहीं मानते हैं। और जो माइनर है वो कमल विक्रम पाठक जी के ऊपर हमला कर देता है, जिससे उनके हाथ के अंगूठों में थोड़ी बहुत चोट आती है, माइनर चोट आती है। और जो महिला है, जो आरोपी महिला है, वो सुधा चौधरी जी के ऊपर हमला करती है और जिसकी वजह से सुधा चौधरी की उंगली में मिडिल फिंगर्स में दोनों हाथों की चोट पहुंचती है, ऐसी उन्हें लिखी है। जिसको देखते हुए फिर उसमें और आगे वो लिखते हैं कि इस चीज को होते हुए देखते हुए जब हमला कर दिया, फिर हमला करने के बाद जो आरोपी माइनर है वो भागता है तो गिर जाता है, गिर जाने से उसे चोट आ जाती है, तो उसके बाद वो ले जाते हैं उसको, कोतवाली ले जाते हैं दोनों तो इसमें एक चीज मुझे समझ नहीं आई, जब अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया उसके पहले भागा दौड़ी वाला कोई मामला नहीं था। जब अतिरिक्त बल आ गया इसके बाद आपको लगता है मारने वाला खुद भागेगा? हाँ, ये देखिए बहुत लॉजिकल सवाल है आपकी, बिल्कुल बात सही है। और ये कल के दिन कोर्ट में भी ये बात तो उठनी ही है डेफिनेटली, कि बहुत ही इलॉजिकल बनाई गई है। क्योंकि अब तक जितने मैंने केसेस देखे हैं अपनी मीडिया लाइफ में, तो मारने वाला जो है वो भगाता है और पिटने वाला भागता है। लेकिन इस केस में उल्टा है। वही मैं बोल रहा हूँ कि अब नेचुरल जस्टिस कहाँ आता है, इसीलिए तो है कि मैंने बोला ना, कायमी करता वही है और फरियादी भी वही है, तो वो चाहे तो कुछ भी लिख सकता है, वो उसकी मर्जी है। और सबसे बड़ी चीज कि उसने अपने ही कार्य क्षेत्र में एफआईआर लिखी है भाई, जिस कार्य क्षेत्र में वो थे उसी में वो पदस्थ भी थे, तो वो देखिए भाई, इतना तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी को हरिजन एक्ट के अंतर्गत कोई मामला पंजीबद्ध कभी किसी एफआईआर में होता है, इतनी स्पीडली कभी नहीं हो पाता, कोई भी मामला रजिस्टर नहीं हुआ, मतलब प्रैक्टिकली तो नहीं हो पाता है। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये तो एक आदर्श सोच है, एक मॉडल सोच है हमारी, लेकिन होता नहीं है। ऐसा तो नहीं पुलिस के ऊपर जिस तरीके से ये केस बनाया गया, ये पुलिस का मामला था इसलिए फास्ट, पीड़ितों के लिए तो हमें तो लगता है कि दर दर भटकना पड़ता है, कहीं एसपी चक्कर लगाना पड़ता है। हाँ, यही हुआ। और इसमें थोड़ी सी जो बात मुझे ये समझ में आया, अगर एफआईआर पढ़ेंगे और एफआईआर की घटना को पढ़ेंगे, टाइम के गैप को पढ़ेंगे, इन सब चीजों को देखेंगे, तो इनसे ये चीज स्पष्ट होती है कि ये एफआईआर कहीं ना कहीं कुछ चीज को कवर अप करने के लिए बनाई गई है। इसीलिए इसको मैं बोलता हूँ कि ये मिथ्या एफआईआर थी एक तरह से, क्योंकि किसी चीज को कवर करने के लिए बताई गई है जी। अगर जब आप लोगों ने न्यूज चलाई थी उस वक्त कुछ न्यूज में फोटोज भी वायरल हुए थे, मुझे थोड़ा बहुत याद है, जो महिला थी उसके साथ SC/ST का झूठा मामला का ऐसा कुछ बताया गया था उसके द्वारा। और एक चीज और, जो पुलिस पहुंची थी, पुलिस के हाथों में कुछ वीडियो दिखाए थे उन्होंने, तो वो डंडे भी मैंने देखे थे। हाँ, और उस महिला ने उसमें एक्चुअली जो महिला वो हमारी क्लाइंट है और उसने हमसे हमें भी जो बताया उसके हिसाब से एक्चुअली में जो मारपीट हुई थी वो महिला और उसके माइनर बच्चे के साथ हुई थी। मारपीट गंभीर इतनी थी कि महिला की जो लेफ्ट आई थी उसमें ब्रूसेस के बहुत निशान थे, मतलब मुक्के के, जिससे उसकी आंख काफी लाग नहीं, गंभीर रूप से जख्मी थी। इवन जो आई डॉक्टर थे उन्होंने भी ये बोला था कि इस तरीके से मारपीट नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो बच्चा था उसको इतना मारा था कि उसका सिर यहाँ से फट गया था, राइट साइड से, उसको 2 टाके भी आए थे। क्या बताया गया कि भागने के दौरान? हाँ, एफआईआर में ये बताया गया है कि वो भागने के दौरान हुई है। अब चूंकि ये हमारा है, इसका भी हमने परिवार ऑलरेडी कोर्ट में लगाया हुआ है, जिसमें कोर्ट ने महिला के और उसके बच्चे के, पीड़ित बच्चे के बयान हो गए हैं। कोतवाली के अंदर ये मारपीट हुई थी तो उसकी सीसीटीवी फुटेज मंगा ली गई है। सब प्रक्रिया होने के बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचता है। कोर्ट में क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि देखिए ये सब हुआ, अब सबसे अच्छी चीज क्या है कि SC/ST एक्ट में विवेचना करने का अधिकार किसको है? विवेचना करने का अधिकार अगर MP की बात करें तो पर्सनली इंस्पेक्टर रैंक अधिकारी को है, या उससे और ऊपर वाले अधिकारी कर सकते हैं। इस केस में 3 इंस्पेक्टर रैंक अधिकारी के ट्रांसफर होने की वजह से इन्वॉल्वमेंट हो गई थी। फाइनली इसमें पंकज शर्मा जी आखिरी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बने थे, जिनने ये लिखा हुआ है अपनी चार्जशीट पेश करते हुए न्यायालय में कि हमने ये अपराध सिद्ध पाया है, मतलब जो एफआईआर लिखी गई थी उसको सिद्ध पाते हुए इन्हें न्यायालय में चार्जशीट पेश की और उन SC/ST एक्ट में भी चालान पेश किया गया।
हमने जमानत ली कोर्ट से, बड़ी मुश्किल होती है भाई, अग्रिम जमानत का प्रावधान तो है नहीं तो SC/ST एक्ट जो में। SC/ST के मामला बना था उसमें तो फिर आरोपी को जेल होना चाहिए। नहीं, हाँ बिल्कुल, ये मैं बता रहा हूँ कि SC/ST एक्ट में मैक्सिमम टाइम जेल होती है, क्योंकि देखिए भाई SC/ST एक्ट बनाया क्यों गया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई हरिजन के संग किसी भी तरह की कोई एट्रोसिटी अगर होती है, कोई हरासमेंट होता है, तो वो कम से कम आगे आए, अपनी बात शासन के सामने रखें, शासन उनको मदद करे और उनको न्याय मिल सके, इसलिए करा गया था। लेकिन उसका दुरुपयोग अगर होने लगेगा तो गलत बात है। इसी तरीके से बनाया गया था। और SC/ST एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल का कोई प्रावधान नहीं है, अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। तो अगर फिर आरोपी को जेल भेजा गया था। नहीं, आरोपी 1 दिन तक पुलिस कस्टडी में रहा था ड्यूरिंग दी, जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उनकी 1 दिन की पूरी। लेकिन रात को होने के कारण, चूंकि एक महिला थी और एक माइनर बच्चा था, तो शायद छोड़ दिया हो पुलिस ने, 1 दिन के बाद छोड़ दिया था। उसके बाद जब न्यायालय में चार्जशीट पेश हुई थी तो हमने न्यायालय से बेल मांगी थी, और उसमें भी हमने न्यायालय को सारी बात बताई थी। तो न्यायालय को प्रथम दृष्टया लगा था कि हाँ शायद ये मामला वैसा है, इसलिए न्यायालय ने उसको तो न्यायालय ने उस पर क्या टिप्पणी की थी? उस दिन तो न्यायालय ने जेल नहीं भेज के बेल दे दी थी हम लोगों को। हालांकि बहुत मुश्किल होता है, कई बार इसी चीज के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है, आम पीड़ितों को, मतलब आम अभियुक्तों को जाना पड़ता है। पर इस केस की स्थिति को हमने जब कोर्ट को समझाया, कोर्ट ने समझा, उसको बेल दी थी। उसके बाद फिर हमने एक एप्लीकेशन मूव की थी चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज पे कि भाई हमारे ऊपर तो SC/ST एक्ट का अपराध बनता भी नहीं है, कोई अपराध नहीं बनता SC/ST का। कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली वो बात, और कोर्ट ने लिखा भी है कि हाँ इनके ऊपर हरिजन एक्ट का कोई भी मामला बनता नहीं है, और कोर्ट ने उन्हें पूरी तरह से उन्मोचित किया था, डिस्चार्ज किया है। और ये दिनांक 22/7/25 को हुआ था। ये तो चर्चा हो गई मामले की जी। और SC/ST मतलब खारिज होने की तरह से। जी। अब मामला ये है, जो SC/ST की राशि जो फरियादी था उसके पास, उसके खाते में पहुंची है, क्योंकि मैंने वो कागज देखे हैं। तकरीबन SC/ST में 1 लाख का शायद प्रावधान होता है, जी, जो सरकार के द्वारा राशि दी जाती है। एक्चुअली क्या होता है, लेकिन इसमें एक चीज और, तो ये जो राशि दी जाती है किस तरीके से दी जाती है? जी, एक्चुअली क्या होता है, हरिजन एक्ट जो है, इसमें शासन ने एक और चीज बनाई है कि भाई जो पीड़ित होते हैं, हरिजन एक्ट के जो पीड़ित होते हैं, वो FIR लिखवाने के लिए कम से कम इतना एफर्ट को लगाएं कि FIR लिखवाने के लिए आगे आ सके। तो इस तरीके को करने के लिए एक प्रोत्साहन राशि शासन के द्वारा उनको दी जाती है, और शासन ने प्रोत्साहन राशि महंगाई को इन सबको देखते हुए 1 लाख रुपए भी फिक्स की हुई है। इससे आगे भविष्य में बढ़ भी सकती है ये। इसको देने का 3 प्रावधान है रूल्स के हिसाब से। प्रावधान ये है कि पहले, मतलब आपको 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे मिलेंगे 1 लाख रुपए। कैसे मिलेंगे? तो पहले पैसे मिलेंगे आपको जब FIR लॉन्च हो जाएगी। तो FIR लॉन्च होने में 50% पैसा आपको मिल जाएगा, मतलब 1 लाख का 50,000 आपको FIR होने पे मिलेगा। फिर आपको बाकी का 25% कम मिलेगा जब आपकी चार्जशीट पेश होगी न्यायालय में। और तीसरा आपको पैसा कम मिलेगा जब आपका पूरा ट्रायल खत्म हो जाएगा और जब ये सिद्ध हो जाएगा कि हाँ SC/ST एक्ट का सही मामला बना था और आदमी अब अभियुक्त प्रॉपर्ली एक्यूज्ड कन्विक्ट हो चुका है, तो आपको बाकी का 25% मिल जाएगा। इस केस में भी ऐसे ही हुआ। अच्छा, इसमें गौर करने वाली चीज ये है कि FIR लिखना पुलिस का काम है, चार्जशीट बनाना पुलिस का काम है, और पेश करना। दूसरी चीज, जिनकी शिकायत की फरियादी भी पुलिस है। जी, एग्जैक्टली। सबसे मेन पॉइंट यही पॉइंट है। तो कहीं ना कहीं इसमें बंदरवाट देखा जा सकता है। बिल्कुल। अब मैं इस चीज का एलिगेशन तो नहीं लगा सकता कि बंटरवाट हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, पर वो सोचने वाली चीज थी कि देखिए कंप्लेनेंट कौन है। कंप्लेनेंट इसमें पुलिस है, और FIR विक्टिम एक और पुलिस है। उसको अब जबरदस्ती जोड़ा है, क्या किया वो पता नहीं। जैसा भी रहा हो भाई, किसके संग क्या घटना घटी है वो अभी नहीं कह सकते हो, कि सब विचाराधीन है, सब जुडाइज मामले हैं सारे कोर्ट के। लेकिन अभी कोर्ट ने हमें उन्मोचित किया। इससे ये तो सिद्ध होता है कि हरिजन एक्ट का मामला कैसे भी करके नहीं बनता था, और जिसके अंतर्गत राशि निकाली गई है तो उसका मामला ही नहीं बनता था। तो जब राशि निकाल ली गई वो मामला ही नहीं बन रहा था, तो इसका मतलब गबन तो हुआ है पैसों का। अब किसने किया, क्या किया, ये जांच का विषय रहेगा, जो बड़े अधिकारियों को करवाना चाहिए। इसके लिए हम भी प्रयासरत हैं। तो जिस तरीके से SC/ST का मामला हुआ और SC/ST की धाराएं हटाई गई, और जो सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है एक हिसाब से SC/ST मामले के लिए, तो जो राशि खाते में गबन हुई है उसको लेकर क्या करेंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि ये राशि मिली कैसे, इसमें कौन अधिकारी थे। देखिए, प्रकरण दर्ज होना, चार्जशीट बनना, ये एक प्रक्रिया हो जाती है। राहत राशि मिलने के लिए अलग प्रकरण बनाया जाता है। उस प्रकरण को फॉरवर्ड करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कि एक्चुअली क्या होता है कि जो जिले के SP होते हैं, सुप्रीम हर जिले में होता है, जिले के SP के पास ये होता है कि उन्हें बताया जाता है हर महीने के भाई साहब हर पूरे जिले में से इतने मामले बने हैं SC/ST एक्ट के। वो हर एक का एक मामला बनाते हैं, उसके संबंध में वो एक पूरी फाइल बनाते हैं जिसमें चार्जशीट भी होती है, FIR भी होती है, पूरी FIR पढ़ी जाती है, चार्जशीट पढ़ी जाती है, घटना स्थल पे जाया जाता है, साक्षियों के बयान लिए जाते हैं, इस सबको देखा जाता है। इस सबको करता कौन है? तो इसमें 2 लोगों की अनुशंसा लगती है। अनुशंसा कौन की लगती है? अनुशंसा लगती है इसमें जो विवेचक हैं आपके, जैसे अपने केस में इसमें इंस्पेक्टर रैंक अधिकारी पंकज शर्मा जी रहे हैं, और SDOP रैंक के अधिकारी या DSP रैंक के अधिकारी की लगती है। इस केस में भी ऐसे ही हुआ।
एसडीओपी और आईओ की अनुशंसा लगी। उस अनुशंसा के बेसिस पे एसपी साहब को पूरी फाइल फॉरवर्ड की गई। अब एसपी साहब की जिम्मेदारी क्या बनती थी यहाँ पे? एसपी साहब की जिम्मेदारी ये बनती थी यहाँ पे कि उन्हें ये पूरी फाइल को पढ़ना था। पूरी फाइल को पढ़ने के बाद उन्हें इसमें से ये निकालना था कि अब SC/ST एक्ट बनता है कि नहीं बनता है। पर हमारे केस में उन्होंने निकाला कि हाँ बनता है। तो अब आप देखिए, लेकिन कोर्ट अगर बताया जाए तो कोर्ट के हिसाब से नहीं बनता। कोर्ट के हिसाब से क्या कानूनी रूप से बनता ही नहीं। कोर्ट तो कानूनी रूप से काम कर रही है। और सबसे अच्छी चीज, उसको चैलेंज भी नहीं किया गया। अगर मान लीजिए कोर्ट का ये आदेश गलत होता तो उसको चैलेंज किया जाता ऊपर, पर चैलेंज का टाइम पीरियड निकल चुका है अब, और चैलेंज भी नहीं किया गया। इसका मतलब जो कोर्ट ने निर्णय लिया अब वो फाइनल है, इसको अब बदला नहीं जा सकता है अनटिल एंड अनलेस कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुंचे। पर अब कोई जाने का ऑप्शन नहीं है क्योंकि टाइम पीरियड ओवर हो चुका है और सरकार ने चैलेंज भी नहीं किया उस चीज को। लेकिन इसमें मेरा एक सवाल और रहेगा। मेरा सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से SC/ST का मामला बना जी, कोर्ट को चैलेंज भी नहीं किया गया, तो जिनके द्वारा ये किया गया उन पर कार्रवाई किस तरीके से होगी? उन पर कार्रवाई होने का दो तरीके हैं अभी फिलहाल में। एक तो जो पैसे गए हैं उसकी रिकवरी करनी चाहिए, उसमें कलेक्टर महोदय करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली पैसे जो रिलीज होते हैं वो कलेक्टर महोदय के माध्यम से होते हैं, तो कलेक्टर महोदय को रिकवरी करनी पड़ेगी। और इन लोगों के ऊपर जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे, इन लोगों के ऊपर इनके वरिष्ठ अधिकारी IG DGP इन लोगों को प्रकरण बनाकर कार्रवाई करनी चाहिए कि इस प्रकार की गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिए। इतने सीनियर अधिकारी, एक IPS लेवल अधिकारी, एक DSP लेवल अधिकारी, एक गेजेटेड ऑफिसर, ये सब लोगों के पास से वो फाइल पास हुई, पर किसी ने भी इतना ध्यान नहीं दिया कि ये देखा जाए कि SC/ST एक्ट का तो मामला ही नहीं बनता। ऐसे कई केसेस हैं, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिनमें SP या DSP लेवल के अधिकारी ये चेक कर लेते हैं FIR या चार्जशीट फाइनल करने से पहले कि SC/ST एक्ट का मामला बनता भी है कि नहीं बनता है ना। और कई केसेस मेरे पास भी हैं ऐसे जिसमें हुआ है ऐसा, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। तो अब किसकी क्या नियत रही, ये इस पे मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ कि किसकी क्या नियत थी, पर लापरवाही तो बहुत हुई है और बहुत घोर लापरवाही है ये तो मामला खत्म हुआ, लेकिन मेरा एक सवाल ये भी रहेगा, जिस तरीके इस मामले में फरियादी पुलिस थी, ठीक है, वो एक बात अलग है। अगर SC/ST का कोई मामला आता है, पुलिस कर देती है, तो उन मामलों का ऐसा उजागर क्यों नहीं होता जिस तरीके से आपने ये उजागर किया? देखिए वही बात है कि ये मामला हमारे पास आया था, हमने इसको पूरी तरीके से देखा समझा। सबसे बड़ी चीज हमें स्टार्टिंग से लग रही थी कि यार ये मामला हो कैसे सकता। देखिए FIR का जो कंटेंट होता है, मैं बार बार बोलता हूँ, FIR क्या है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस, मतलब किसी भी ऑफेंस की फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है वो। जब कोई ऑफेंस घटता है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, शायद इसमें कोई ऑफेंस घटा ही ना हो, इसलिए वो FIR सही नहीं लिखी गई। अगर ऑफेंस घटा होता तो FIR ही सही लिखी जाती। कई बार जिन जिन ऑफेंसेस में FIR गलत लिखी जाती है, 99% केसेस में ऐसा होता है कि ऑफेंस घटा नहीं होता है, इसीलिए FIR भी सही नहीं लिख पाते हैं वो लोग, क्योंकि कुछ घटा ही नहीं तो बनाएंगे कैसे? साक्ष्य मिलने की संभावना नहीं है। हर चीज को फिर गढ़ा जाता है कि अब हमें और साक्ष्य में ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, यहाँ से वहां इन प्रकार कैसे भी करके उसको सपोर्टिंग किया जाता है। तो कैसे भी करना है, बस करना होता है, ये एक प्रक्रिया होती है फिर। तो इस केस में भी लगभग मैंने पहले भी बताया, और जैसे इसका कंटेंट उसके साथ देखा जाए तो वैसा ही है। बाकी अन्य केसेस जो आप बोल रहे हैं उनमें कई केसेस में होता है तो वो उस हिसाब से FIR सही लिखी जाती है, इसलिए वो उजागर नहीं होता। और एक्यूटल के समय पर फिर इसीलिए पूरा चार्ज चलता है, ट्रायल चलता है, उसमें निकल के आती है ये सब चीजें। वो इसीलिए ऐसे विषय बनते हैं। और इसमें तो अलग ही मामला है भाई, अपने आप में है, बहुत सोचने वाली चीज है अपने आप में कि यार पुलिस इतनी बड़ी गलती कभी नहीं कर सकती। FIR आप लिखने वाले हैं, आप एक सब इंस्पेक्टर लेवल अधिकारी हैं, जो दूसरे फरियाद मतलब जो दूसरे पीड़ित आते हैं वो बताते हैं अपनी घटना को, उस घटना को लेख किया जाता है, उसके हिसाब से देखा जाता है किसके ऊपर कौन सी धाराएं लगती है नहीं लगती है। आप कैसे ऐसी गलतियां कर सकते हैं? इसमें हुई है। तो ये थे हमारे साथ हाई कोर्ट के वकील जिनसे हमने चर्चा की। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी किस तरीके से SC/ST मामले में शासन की राशि का गबन किया जाता है, और इस चीज से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि आगे जानकारी लोगों तक पहुंचे और लोग जागरूक हों। तब तक के लिए नमस्कार।